मैं डॉक्टर आर सी मीना, बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिवनपुरा, बीकॉम पार्ट सेकेंड, पेपर फर्स्ट, राष्ट्र में आर्थिक पर्यावरण में राष्ट्र में पंचायती राज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पहले के अध्ययन में हम पंचायती राज के अर्थ के बारे में पढ़ चुके हैं कि पंचायती राज क्या है। उसका विकास राजस्थान में नागौर से चालू हुआ, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आगे हम उसी अध्ययन करते हुए आज हम प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के लाभ के बारे में अध्ययन करेंगे। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की निम्नलिखित लाभ है। स्वावलंबन की भावना को बल। स्वावलंबन की भावना किसी भी लोकतांत्रिक संस्था के सफल संचालन के लिए अत्यावश्यक है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक बहुत बड़ा लाभ यह है कि इसके भीतर बड़ी मात्रा में स्थानीय स्वशासन होता है, जिससे स्थानीय विकास की जिम्मेदारी स्थानीय व्यक्तियों पर आ जाती है और स्वावलंबन की भावना को बल मिलता है। जनता का बहुमुखी विकास। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से स्थानीय जनता का बहुमुखी विकास संभव होता है। स्थानीय नेतृत्व बढ़ता है तथा स्थानीय व्यक्तियों के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से उनका बहुमुखी विकास होता है। जन सहयोग। देश के विकास हेतु जन सहयोग अत्यावश्यक है। यदि विकास कार्यों में जन सहयोग नहीं होगा तो अपेक्षित विकास नहीं हो सकेगा। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण में विकास संबंधी कार्य स्थानीय व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं, जिससे प्रत्येक व्यक्ति उन्हें अपना समझता है और उनमें पूर्ण सहयोग देने को तत्पर रहता है। लचीलापन। प्रशासन में लचीलापन होना अच्छे शासन का एक महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में केंद्रीय सत्ता के आदेशों का कठोरता से पालन करने की आवश्यकता नहीं होती, जिससे प्रशासन में स्वभाव लचीलापन आ जाता है। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार स्वायत्त संस्थाएं अपने आदेशों एवं कार्यों में परिवर्तन कर सकती हैं, जिससे जनता का अधिक से अधिक हित होता है। मितव्ययता। भारत जैसे विकासशील देश में मितव्ययता अत्यावश्यक है। विकेंद्रीकृत व्यवस्था में खर्च कम होता है, क्योंकि जनहित के मामले स्थानीय संस्थाओं द्वारा ही सुलझा दिए जाते हैं। उत्तरदायित्व की भावना का विकास। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ आर्थिक एवं सामाजिक विकास का अधिकार भी जनप्रतिनिधियों को प्राप्त होता है। इससे स्थानीय व्यक्तियों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। स्थानीय प्रतिनिधि इस बात का अनुभव करते हैं कि कार्य में किसी तरह की त्रुटि रहने पर उनके बदनामी हो सकती है, जिससे वे हमेशा कर्तव्य पालन में आगे रहते हैं। समस्याओं का उचित समाधान। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण में सत्ता स्थानीय प्रतिनिधियों के हाथों में रहती है। ये व्यक्ति स्थानीय आवश्यकताओं, समस्याओं एवं साधनों से पूर्ण परिचित रहते हैं और समय पर ही उचित समाधान भी प्रस्तुत कर सकते हैं। इस प्रकार प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण द्वारा ही सच्चे अर्थों में कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सकती है। इसके द्वारा ही हम जनता में सहयोग, उत्तरदायित्व, स्वावलंबन आदि गुणों का विकास कर सकते हैं। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। देश की स्वतंत्रता के साथ ही भारत में वर्षों से चली आ रही केंद्रीय शासन व्यवस्था का अंत हुआ।
हमारे नेताओं ने प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही हमने एक तंत्रीय व्यवस्था को समाप्त करके संपूर्ण देश में विकेंद्रित शासन व्यवस्था को मूर्त रूप दिया। संसद तथा विधानसभाओं में देश के सभी भागों से चुने हुए व्यक्ति रहते हैं तथा सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। संविधान में देश को एक कल्याणकारी राज्य बनाने हेतु पंचायतों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार देश में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की 3 स्तरीय व्यवस्था को अपनाया गया, जिसके अनुसार ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एवं ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर तहसील स्तर पर खंड समिति और पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषदों का गठन किया गया। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की कल्पना करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था कि प्रत्येक गांव में पंचायत राज होगा, उनके पास पूरी सत्ता होगी। इसका तात्पर्य यह है कि हर गांव को अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, अपनी जरूरतें पूरी करनी होंगी ताकि ये अपना सारा कारोबार खुद चला सके, यहाँ तक कि वह सारी दुनिया के खिलाफ अपनी रक्षा कर सके। यही ग्राम राज पंचायत राज की मेरी कल्पना है। गांधी जी के सपनों को मूर्त रूप देने के लिए देश में पंचायतों का गठन किया गया। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर जोर देते हुए पंडित नेहरू ने कहा था, लोकतंत्र की किसी भी सच्ची व्यवस्था का आधार विकेंद्रीकरण ही है और होना भी चाहिए। हमें लोकतंत्र के बारे में छोटी से भी सोचने की कुछ आदत सी पड़ गई है और नीचे से लोकतंत्र के बारे में हम कोई खास सोच विचार नहीं करते। अतः जब तक लोकतंत्र इस नीचे के आधार पर निर्माण नहीं किया जाएगा, यह शिखर पर सफल नहीं होगा। भारतीय संविधान में प्रजातंत्र विकेंद्रीकरण में पंचायती राज को महत्व देते हुए अनुच्छेद 40 में लिखा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। निसंदेह ये शब्द थोड़े हैं परंतु अर्थ भरे हैं। ग्रामीण भारत में सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और स्थानीय प्रयासों की उपयोगिता को बनाए रखने के उद्देश्य से जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई। 24 नवंबर 1957 को समिति ने अपने रिपोर्ट केंद्र सरकार को पेश कर दी। समिति ने सिफारिश की कि राज्य से नीचे के स्तर पर अधिकारों और दायित्वों का विकेंद्रीकरण करना अत्यंत आवश्यक है। समिति ने कहा, सत्ता ऐसी संस्था को सौंपी जाए जो अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी विकास कार्यों के लिए उत्तरदायी हो और सरकार का काम मार्गदर्शन उच्च स्तर की योजना तथा जहां आवश्यकता हो धन उपलब्ध कराना ही होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये सिफारिशें स्वीकार कर ली तथा उन संस्थाओं का नाम पंचायती राज रखा। इस समय देश में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लगभग 2.25 लाख ग्राम पंचायत, 5.5 हजार ग्राम पंचायत समितियां तथा 500 से अधिक जिला परिषद काम कर रही हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण तथा पंचायती राज प्रणाली लागू करने में राजस्थान सबसे पहले आ गया है और 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई। उसी साल नवंबर में आंध्र प्रदेश ने भी एक कदम उठा लिया। महाराष्ट्र में 1 मई 1962 को पंचायती राज प्रणाली अपनाई गई। पिछले 2 दशकों में इन संस्थाओं ने लोकतंत्र तथा विकास की प्राचीन परंपराओं का निर्वहन करने के साथ साथ सब लोगों के लिए कल्याण के और अधिक उद्देश्यों की ओर कदम उठाए। जिला शासन के रूप में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से विकास की प्रक्रिया तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जड़ें हमारे यहाँ बहुत गहरी जम चुकी हैं। पंचायती राज प्रणाली साधारणतः
गांव, खंड और जिले के स्तर पर स्वायत्त शासन की त्रिस्तरीय व्यवस्था है, परंतु विभिन्न राज्य अपनी स्थानीय स्थितियों के अनुरूप इस ढांचे में परिवर्तन कर सकते हैं। सभी पंचायती राज संस्थाएं मूलतः एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पिछड़े वर्गों, महिलाओं तथा सहकारी समितियों को संस्थाओं में विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाता है।